अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 23 मई जुमे का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज अदालती महाज के ऊपर होने वाली बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि एक तो इमरान खान की जो पे रोल के ऊपर रिहाई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपना फैसला जारी कर दिया है, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ के अंदर जो तनाव है, एक और नए केस के अंदर जजेस आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था हो चुके हैं और आज अदालत के अंदर बड़ा अहम तरीन इंकशाफ हुआ है इस हवाले से कि जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होने वाले जो जजेस हैं, उनकी आपस में जो लड़ाई है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ख़त लिखने वाले जजेस से इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो कर रहे हैं और उनकी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। सबसे पहले जो इमरान खान की पे रोल के ऊपर रिहाई की दरख्वास्त है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले 14 मई को इमरान खान की पे रोल के ऊपर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और वो एक दरख्वास्त लेकर आए थे कि इमरान खान को पे रोल के ऊपर जो है वो रिहा किया जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है, तो इस कशीदगी के दौरान उन्हें ख़तरा है कि मोदी जो है वो अडयाला जेल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से मोदी और भारत के हवाले से इमरान खान का जो स्टांस है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है और इमरान खान ने जिस तरह से ललकारा था मोदी को, तो उनको खतरा है कि मोदी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर है, वो अडयाला जेल के अंदर अटैक न कर दे तो इमरान खान को रिहा किया जाए। उस वक्त बहुत ज़्यादा खबरें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं कि जनाब ये जो पेरोल के ऊपर रिहाई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर करवाई गई है वो एज आ ऑप्शन जो है वो दायर करवाई गई है और कहीं ना कहीं पर इमरान खान के साथ जो है वो स्कोर सेटल किया जा रहा है। इमरान खान को रिहा करने के हवाले से शहर इक़्तिदार के अंदर बातें चली और सारी जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई कि अब इसी ये जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त के थ्रू और पाक भारत के दरमियान जो कशीदगी है, उस कशीदगी थ्रू इस क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जा रहा है और इमरान खान को रिहा किया जा रहा है। बहरहाल उस वक्त भी हम ये कहते थे कि मेरा नहीं ख्याल, मेरी ज़ाती ये राय थी कि इसको हाँ ऐसा एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज़रूर दरख्वास्त को दायर करवाया गया था कि दरख्वास्त दायर कर देते हैं, अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो फिर इमरान खान को रिहा करवा लेंगे, अगर हालात नॉर्मल हो गए तो फिर इमरान खान जेल में रहेंगे। फिर कुछ ऐसा ही हुआ। 14 मई को जब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत के अंदर पेरोल के ऊपर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत थी, तो उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उस समाअत के अंदर पहले तो दो एतराज़ ऑफिस ने लगाए थे कि एक तो ये डायरेक्ट जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब दायर नहीं कर सकते, इमरान खान को इसमें फ़रीक नहीं बनाया गया। दूसरा एतराज़ इसके ऊपर ये लगाया था कि जनाब इमरान खान इस वक्त नैब की कस्टडी के अंदर हैं और नैब के केस की वजह से कस्टडी के अंदर हैं, यानी कि अलकादर ट्रस्ट केस की वजह से इमरान खान जो है वो सज़ा याफ्ता हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि नैब को भी इसमें फ़रीक नहीं बनाया गया था। बहरहाल ये दो एतराज़ आयद किए गए थे। उन दो एतराज़ के बाद जब अदालत लगी 14 मई को, तो 14 मई को हमने देखा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ऑफिस के लगाए गए एतराज़ को बरकरार रखा और उन्होंने कहा कि ऑफिस ने एतराज़ ठीक लगाए हैं, उनके मुताबिक ऑफिस के एतराज़ात ठीक थे और उन्होंने कहा कि इस पर मज़ीद मैं अपना एक ऑर्डर जारी करूँगा। बहरहाल आज के रोज़ कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपना तहरीरी हुक्मनामा एक सफ़े का इस दरख्वास्त के ऊपर पेरोल की रिहाई की दरख्वास्त के ऊपर जारी किया है और उसके अंदर उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के जो वकील हैं लतीफ़ कोसा साहब, उनसे दलाइल तलब किए हैं कि आया ये दरख्वास्त पेरोल के ऊपर रिहाई की जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत है भी सही या नहीं। इसके ऊपर जो है वो लतीफ़ कोसा साहब से दलाइल तलब किए गए हैं और फिर उसके बाद कहा गया है जनाब कि इसको हम दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब करते हैं और दलाइल तलब करते हुए अदालत ने जनाब गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। गैर मुअय्यना मुद्दत तक यानी कि जब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब चाहेंगे तब इस केस को लगाएंगे जब उनका दिल होगा, क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत तक अगर इतनी अर्जेंट नौयत का केस था तो वो सरफराज डोगर साहब जो है वो दीगर केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मफाद के केसेस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुन सकती है। अदालतें तोशाखाना 2 केस हो, उसके बाद GHQ हमला केस हो, इद्दत केस हो, उसके बाद इमरान खान का साइफर केस हो, मुतअद्दिद केसेस ऐसे हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर चलते रहे, जिसमें अदालती
अदालतों को इस्तेमाल करके जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था और जो वहाँ से जो है वो अचीवमेंट्स थी, फिर रोज़ाना की बुनियाद पर केस चल सकते थे। लेकिन ये वाले केस रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं चल सकते, क्योंकि इसमें एक सियासी जमात के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के हवाले से केस है। और ज़ाहिर है अदालतें जिस तरह से मैनेज हैं, ये जितनी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा अदलिया हो चुकी है, इसके अंदर बैठे जो जजेस हैं वो अपने ऑर्डर को नहीं मनवा सकते। इसके अंदर जो बैठे जजेस हैं वो आवाम के टैक्स के पैसों से यहाँ पर जो है वो तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनके ऊपर जितना खर्चा हो चुका है, इनके जितने नीचे मुलाजिम हैं, जितने इसके अखराजात को अगर जो है वो कंक्लूड किया जाए तो करोड़ों रुपए के अंदर जाकर बनते हैं। और ये पैसे आते कहाँ से हैं? अवाम के टैक्स के पैसों से जो है वो ये अदालतें चलती हैं। लेकिन इनके अंदर जो बैठे जजेस हैं वो कुछ जजेस की बात कर रहा हूँ, सारे जजेस की बात नहीं कर रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वैसे एक तारीखी हाई कोर्ट है कि जिसके अंदर बैठे 5 जजेस ने जो खुफिया एजेंसियों हैं उनकी मदाखलत के ऊपर उनको एक्सपोज किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा और उन्होंने पब्लिक के अंदर जाकर बताया कि किस तरह से खुफिया एजेंसियां जो है वो मदाखलत करती हैं। बहरहाल ये एक रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अब गैर महीना मुद्दत तक जो है वो इस केस की समाअत मुलतवी हो चुकी है। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि इसमें जो सरफराज डोगर साहब हैं वो इस दरख्वास्त को मजीद परसू किया जाता है या नहीं। अभी इसके काबिल समाअत होने ना होने के ऊपर दलाइल होंगे। अगली समाअत जब भी मुकर्रर होगी फिर उसके बाद अगर दरख्वास्त काबिल समाअत हो जाती है और एतराज़ात जो हैं एतराज़ात दूर करके अगर दोबारा भी दायर की जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि अब पाक भारत कशीदगी जो एक वजह थी, जो रीजनिंग थी कि पाक भारत कशीदगी है, मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। उसके बाद दूसरा हमारा जो अहम तरीन टॉपिक है वो ये है कि जनाब जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं आजकल वो बड़ी हिट लिस्ट के ऊपर हैं, क्योंकि यहाँ पर जब से मकबूजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी है तब से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो इंतज़ामी साइड के ऊपर उनके जो अख्तियारात हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़त लिखने वाले जजेस से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक और केस है, एक और केस के अंदर एक और मैच पड़ा है, एक और इंकशाफ आज कमरे अदालत के अंदर हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि बेसिकली जो है वो सेक्टर E11 इस्लामाबाद का, उसके अंदर जो है वो नैब की तहकीकात के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त गुजार हैं और वो दरख्वास्त गुजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया कि जनाब नैब जो है वो सेक्टर E11 के अंदर कुछ अमारात बननी है, सरकारी अमारात बननी है। और उन सरकारी अमारात के अंदर बेसिकली इस केस का बैकग्राउंड ये है कि कुछ सेक्टर E11 के अंदर अहम तरीन जो सरकारी अमारात हैं वो बननी है और वहाँ पर कुछ गोल्डा शरीफ की जो फैमिली है, जो पीर ख़ानदान है, उनकी फैमिली का जो ज़मीन है वो वहाँ पर कुछ है, वहाँ पर ज़मीन है सेक्टर E11 के अंदर। तो फिर हमने देखा कि नैब अचानक एक्टिव होता है, नैब एक्टिव होता है, गोल्डा शरीफ फैमिली की जो तहकीकात हैं वो उनको नोटिस करता है, उस नोटिस को चैलेंज कर देते हैं। जो गोल्डा शरीफ की फैमिली है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लेती है और गोल्डा शरीफ फैमिली के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद कर लिया जाता है, उनको जो है वो एक हिट लिस्ट के ऊपर रख दिया जाता है। उनको क्योंकि उनकी जो ज़मीन है वो किसी सरकारी अमारत के करीब है और वो सरकारी अमारत वहाँ पर बननी है, तो वो चाह रहे हैं कि जनाब इस ज़मीन को भी जो है वो उस सरकारी अहम तरीन जो सरकारी अमारत है उसके अंदर शामिल कर लिया जाए। बहरहाल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इससे पहले जो साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे वो इस केस को सुन रहे थे। फिर उसके बाद तहकीकात आगे बढ़ी, नैब ने नीचे जो है वो तहकीकात मुकम्मल करके रेफरेंस दायर कर दिया। फिर उसके बाद इस केस की समाअत मुकर्रर होती है जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की अदालत के अंदर। डिवीज़न बेंच इस केस को सुनता है। डिवीज़न बेंच जब इस केस को सुन रहा होता है तो फिर अचानक पता चलता है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इंतज़ामी साइड के ऊपर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके उन्होंने इस बेंच को तब्दील कर दिया है। इसमें से जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब को निकाल कर जो है वो जस्टिस समन रिफत साहिबा को शामिल कर दिया जाता है। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत साहिबा इस ये जो अहम तरीन एक नैब तहकीकात के खिलाफ केस है, इस केस पर जस्टिस समन रिफत और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करते हैं। होता कुछ यूँ है कि कमरा अदालत के अंदर जब ये केस खुलता है तो जस्टिस समन रिफत साहिबा कहती हैं कि ये केस तो पहली मरतबा मेरे सामने आया है और मैं तो इस यानी कि वो पहली मरतबा इस केस को देख रही थी, क्योंकि वो पहले इस केस को सुन ही नहीं रही थी, पहले तो सुन रहे थे जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब। तो फिर होता कुछ यूँ है कि जो वकील होते हैं गोल्डा शरीफ फैमिली के, वो कहते हैं कि जनाब ओरिजिनल बेंच जो है उसको बहाल किया जाए। समन रिफत साहबा इस बेंच के अंदर नहीं है, तो पहले जो इतनी मुद्दत से इस केस को जो बेंच सुन रहा था वही बेंच इस केस को सुने, यानी कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब और इजाज़ इसाक खान साहब। फिर जनाब
15 मई को ये पता चलता है, जिसमें सरदार एजाज इसाक खान साहब को निकाल दिया जाता है और समा निफ़त साहिबा को डाल दिया जाता है। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जनाब इंतज़ाम दोनों जजेस ने ऑर्डर लिख दिया कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब को कि इस बेंच को रिकन्स्टिट्यूट किया जाए, बेंच को दोबारा तश्कील नौ बेंच की जाए। एक तो एतराज़ आ चुका है, दूसरा जो है वो क्यों इस बेंच को तब्दील किया गया है। फिर अगले हफ्ते का, यानी कि ये जो ड्यूरिंग हफ्ता है, इसका जब रोस्टर जारी होता है तो इसके रोस्टर के अंदर हम देखते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब किसी भी डिवीजन बेंच का हिस्सा ही नहीं होते। यूं कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब इस अहम तरीन नैब तहकीकात के खिलाफ जो केस है, इस केस को जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास शिफ्ट कर देते हैं। मतलब कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक बेंच एक केस को सुन रहा है, आप उसको एक अदालत से निकालकर दूसरी अदालत के अंदर फेंक रहे हैं। ऐसा पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को हमें मिल रहा है कि जिस तरह की कार्रवाइयाँ, जिस तरह के जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बहरहाल जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब और आजकल के कंप्रोमाइज़ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, दोनों के पास इस बेंच को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। आज कमरा अदालत के अंदर जब ये केस खुलता है तो फिर एक इंकशाफ तो ये होता है कि जनाब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो हैं वो पहले दरख्वास्त गुजार के वकील रह चुके हैं। इससे पहले जज बनने से पहले जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो है वो इसी केस के अंदर जो दरख्वास्त गुजार हैं, जिन्होंने नैब की तहकीकात के खिलाफ केस किया हुआ है, उसके वकील जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब रह चुके हैं। कमरा अदालत के अंदर जब वकील ये इंकशाफ करते हैं तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब इस केस को सुनने से माजरत कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने इस केस को सुनने से माजरत कर ली है। बेंच एक मरतबा फिर टूट चुका है, अब ये इसके ऊपर नया बेंच बनेगा। ये सारी तफसीलात बताने का मकसद सिर्फ एक था कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो मकबूजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके अंदर क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यानी कि किस तरह से एक तकनीकी जो टेक्निकल नौयत के मामलात हैं उनके अंदर किस तरह से जजेस वारदातें डालते हैं, किस तरह से इंतज़ामी इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से जजेस जो चीफ ऊपर बैठा होता है किस तरह से वो नीचे जजेस को फंसाता है, किस तरह से वो रोज़ाना उनको डिस्टर्ब करता है। कभी डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जो एक इंटेरम ऑर्डर होता है उसको मुअत्तल कर देते हैं। कभी कोई भी कार्रवाई किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर इनिशिएट होती है तो ऊपर जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब बैठे हैं, वो केस किसी और जज को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि ऐसी हैरान कुन है और जजेस के ऑर्डर की तौहीन हो रही है, उसके ऊपर जो है वो सारे जजेस आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, बशमूल कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब। ये कुछ तफसीलात थी, मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपको हाई कोर्ट से जो है वो इंशाल्लाह देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।